हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 2 दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे, 1 जून और 2 जून के करंट अफेयर को। अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। और अगर आपको करंट अफेयर के वीडियो से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में कोई अन्य क्वेश्चन उठता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए पूछ सकते हैं, जिसका आपको प्रॉपर तरीके से आंसर किया जाएगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, HIL इंडिया किस देश में टिड्डी हमला नियंत्रण करने के लिए 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा? HIL टिड्डी हमला को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए 25 टन कीटनाशक देगा ईरान को। टिड्डी का जो दल है, यानी कि ये पूरा कई करोड़ों की संख्या में हमला करते हैं और जो क्रॉप होता है, किसानों की जो फसलें होती हैं, उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। अभी ये जो टिड्डी दल है, ये तेज़ हवा के कारण भारत की तरफ भी आ रहे हैं। इससे किसानों को, फसलों को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना होती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टिड्डी दल के हमलों से मतलब कि इन टिड्डी दल के हमलों को रोकने के लिए पूरी तरीके से सामर्थ्य है। और अब अपनी सामर्थ्यता पूरी हो गई है, तो हमारा देश दूसरे देश की मदद करने के लिए 25 टन कीटनाशक दे रहा है ईरान को, ताकि वो भी इस टिड्डी दल के हमले को रोक सके और अपने फसलों के नुकसान को बचा सकें। HIL का क्या फुल फॉर्म है? HIL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अधीन कार्य करती है। जबकि ये पूरा जो 25 टन का कीटनाशक देना है ईरान को, ये कौन गवर्न कर रहा है? इसको गवर्न कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखिए, इसको गवर्न मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसको गवर्न कर रहा है 25 टन कीटनाशक देने की पूरी बात को गवर्न कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि विदेश मंत्रालय द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को गवर्न किया जा रहा है कि इंडिया 25 टन कीटनाशक देगा ईरान को। हमारे विदेश मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है? S जयशंकर हैं। हमारा भारत इस समय 3 आपदाओं से गुजर रहा है। कोविड-19, सुपर साइक्लोन जो कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में है, और ये टिड्डी दल का हमला। टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए हमारी भारत सरकार पूरी तरीके से समर्थ है, और वो अपने समर्थ होने के साथ ही साथ दूसरे देशों को मदद करने के लिए भी आगे आ रही है। उसी क्रम में इसने 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति की है ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में जैव विविधता समरसता कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA और किस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया? जो जैव विविधता समरसता कार्यक्रम का संचालन किया गया, ये संचालन किया गया राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA द्वारा और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इन दोनों ने मिलकर जैव विविधता समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता की केंद्रीय मंत्री, हमारे केंद्रीय जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। NBA का जो हेडक्वार्टर है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके चेयरमैन VS माथुर हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और इसी दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। इस वर्ष इसकी थीम थी हमारे संसाधन प्रकृति में, आवर सॉल्यूशंस इज इन नेचर। जैव विविधता कार्यक्रम की इस वर्ष की जो थीम थी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है, उसकी इस वर्ष की थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में हैं, आवर सॉल्यूशन इज इन नेचर। जैव विविधता क्या होता है कि जैव विविधता में इसकी अर्थ पे जितने ही अधिक जीव जंतु की वैरायटी होगी, जैसे चींटी, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, आम, इमली, जितने ही प्रकार के वैरायटी होंगे, अर्थ का इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और जितने ही कम प्रकार की जैव विविधता होगी धरती पे, उसका
जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। इसलिए जैव विविधता जितनी ज़्यादा है हमारी पृथ्वी उतनी ही स्टेबल होगी। और इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि सारे जीव जंतुओं के लिए पृथ्वी बनी हुई है, प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल ही में किस संगठन के साथ लुप्त प्राय प्रजातियों के अवैध तस्करी को पर अभियान नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस शुरू किया? नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस का शुरुआत किया गया है दिल्ली के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो कि नई दिल्ली का है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है और इसके डायरेक्टर एंगर एंडरसन हैं। इस अभियान नॉट ऑल माइग्रेट बाय चॉइस में ये कहा गया कि जैसे सारे जो प्रजातियां हैं जानवरों की, ये विलुप्त जो हो रही हैं उनके लिए ये मेनली किया गया। उनके हैबिटेट, उनके जो जिस वातावरण में वो रहते हैं, जैसे कोई पानी में रहता है, तालाब में रहता है, तो तालाब खत्म हो रहे हैं, तो इन सबको बचाने के उद्देश्य से साथ ही साथ इनकी कोई अवैध तस्करी ना हो जिससे ये लुप्त ना हो सके और धरती पर बने रहें। अभी मैंने बताया ना कि जैव विविधता जितनी ज़्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे जितनी ही ज़्यादा होगी, अर्थ उतना ही स्टेबल होगा। और इसीलिए इनकी तस्करी को, अवैध तस्करी को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, और नई दिल्ली स्थित वन्य जीव अपराध ब्यूरो ने एक अभियान चलाया, नॉट ऑल एनिमल माइग्रेट बाय चॉइस। ये अभियान अवैध तस्करी को, किसी भी जो लुप्त प्राय है जैसे कछुए और भी कई सारी प्रजातियां जो लुप्त हो रही हैं, उनको रोकने, उनकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य में MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। रीस्टार्ट कार्यक्रम को शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने MSME क्षेत्र में। इसने MSME क्षेत्र को, आंध्र प्रदेश सरकार ने MSME क्षेत्र को 1110 करोड़ रुपए दिए हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार का अनुमान है कि राज्य में इससे लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी जो छोटे कारोबारी होते हैं उनके लिए होता है। हालांकि इसकी डिफिनीशन को चेंज करके गवर्नमेंट ने इसे बड़ा दायरा प्रदान किया है। और आत्मनिर्भर भारत के दौरान जो आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी कोविड-19 के लिए, जब हमारे प्रधानमंत्री 10 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा कर रहे थे, उस दौरान MSME क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बढ़ावे की बात कही थी और उसी के अंतर्गत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ही पोलावरम परियोजना भी है जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना केंद्र सरकार की है। YSR निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, जिसमें गवर्नमेंट टेंडर के माध्यम से सीमेंट खरीदेगी और इसका उपयोग इस सीमेंट का उपयोग राज्य के विकास के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार करेगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए MSME सेक्टर के विस्तार के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो बाई नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च की है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मारुति सुजुकी ने समझौता किया है। इसके अंतर्गत अगर आप कोई मारुति की गाड़ी खरीद रहे हैं और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से लोन लेके आप मारुति की कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको 60 दिनों के लिए EMI पर छूट दी जाएगी। यानी कि अगर आप 60 दिनों तक अपनी EMI को नहीं पे करते हैं तो आपके ऊपर जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है वो कोई अतिरिक्त भार नहीं करेगी, यानी कि कोई अतिरिक्त इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा आपसे अगर आप 60 दिनों तक अपने EMI को पे नहीं करते हैं, शुरुआत के 60 दिनों तक।
ये क्या है कि अभी जो कार का सेक्टर है, जो भी सेक्टर कार के हैं, वो इस समय इंडिया में काफ़ी ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो है पूरा देश अर्थव्यवस्था इस समय डाउन चल रही है। तो इसी वजह से मारुति सुजुकी ने ये किया है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है कि अगर कोई कार को खरीद रहा है, मारुति सुजुकी गाड़ी को खरीद रहा है, तो 60 दिनों तक ईएमआई पर उसे छूट मिलेगी। और चोलामंडलम का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, मारुति सुजुकी इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में ऐप आधारित मोटर इंश्योरेंस ओडी फ्लोटर पॉलिसी एडलवाइस स्विच लॉन्च किया। ओडी का संक्षिप्त नाम क्या है? ओडी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा ये पूछना चाह रहे हैं, जबकि पूछ लिए ओडी का संक्षिप्त नाम क्या है। ओडी का फुल फॉर्म होगा ओन डैमेज। ये क्या है, पूरा क्वेश्चन को समझते हैं। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक लॉन्च किया स्कीम जिसका नाम है एडलवाइस स्विच। ये क्या है ये स्कीम? इसमें मल्टीपल व्हीकल्स को एक सिंगल पॉलिसी में जो है उसका इंश्योरेंस कराया जा सकता है। जैसे आपके पास कोई 4 व्हीलर है, कोई 2 व्हीलर है, मतलब आपके पास 2 2 व्हीलर हैं और 2 4 व्हीलर हैं, तो आप इन चारों गाड़ियों के इंश्योरेंस को एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी में करा सकते हैं। और डैमेज होने की कंडीशन में, कोई डैमेज होता है, जैसे आपकी कार का डैमेज हुआ और चारों का इंश्योरेंस एक साथ है, तो पूरा का पूरा फ्लोट कर जाएगा, आपका इंश्योरेंस फ्लोट कर जाएगा उस डैमेज कार पे। और यदि कोई आपका 2 व्हीलर डैमेज होता है तो पूरा का पूरा फ्लोट करके आपका इंश्योरेंस आ जाएगा 2 व्हीलर पे। तो मल्टीपल व्हीकल इन सिंगल पॉलिसी ये स्कीम है एडलवाइस स्विच, मतलब कि आपकी पॉलिसी उस गाड़ी पे स्विच हो जाएगी जो कि डैमेज होगा। आप 2 3 4 5 गाड़ियों का इंश्योरेंस एक साथ एक ही पॉलिसी में करा सकते हैं। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो क्या करती है, ये जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि बैंकों की सारी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कंट्रोल करता है जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी पॉलिसीज़ को। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके चेयरमैन सुभाष चंद्रा कुंथिया हैं, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। एडलवाइस का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। तो कोई भी पॉलिसी जो नई आती है उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी अगर नई आती है, किसी भी कंपनी द्वारा लाई जाती है, तो उसके लिए परमिशन देता है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ओडी का क्या फुल फॉर्म है? ओन डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 2020 से विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 15 जून 2020 से जो विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष होंगे उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। देखिए इनके नाम में कार्मेन यानी मेन आ रहा है, लेकिन ये मेन नहीं है, ये महिला है। कार्मेन रेनहार्ट ये एक महिला हैं। इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी काम किया है। रेनहार्ट को बूमबर्ग मार्केट द्वारा इन्हें इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोगों की सूची में टॉप 50 में रखा था। जो बूमबर्ग मार्केट एक पूरे साल के दौरान इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले लोगों की एक सूची निकालता है, उस सूची में ये टॉप 50 में थी। पिछले साल फाइनेंस फॉरेन पॉलिसी में जो ग्लोबल थिंकर की सूची निकलती है उसमें ये टॉप 100 में इनका नाम था। द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंट साइंटिफिक माइंड में भी इनका नाम रखा गया था। प्रेजेंट टाइम में ये हार्वर्ड केनेडी स्कूल में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की टीचर हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मल्पस हैं। तो जो नए विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष बन रही हैं वो हैं कार्मेन रेनहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है? फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ये किसका स्थान ले रही हैं? जानवी फूकन ये ले रही हैं हजिंदर कौर तलवार का स्थान। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये भारत की सबसे लार्जेस्ट, सबसे पुरानी और एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है ये व्यापारियों के हित के रक्षा के लिए एक प्राइवेट संस्थान है। चूँकि ये सबसे बड़ी है तो लगातार न्यूज़ में बनी रहती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
तो फिक्की का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। फिक्की के लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो फिक्की का है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जानवी फूकन को नियुक्त किया गया है। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। आभास झा को नियुक्त किया गया है विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर। इससे पहले आभास झा एक इंडियन वर्जन के हैं। इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये प्रैक्टिस मैनेजर फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन पद पर कार्य कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष डेविड मल्पस हैं। कार्मेन रेनहार्ट इसकी अभी नई उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, जिसको अभी आप लोगों ने किया है। मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं कार्मेन रेनहार्ट। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि विश्व बैंक, तो मैंने आपको दोबारा इसको रिपीट कर दिया है। और जो आभास झा हैं इनके सामने जो प्रेजेंट में चुनौतियां आएंगी ये हैं अम्फान साइक्लोन जो कि बांग्लादेश हमारे देश का वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को नुकसान पहुंचा रहा है। निसर्ग साइक्लोन जो कि मुंबई में आ रहा है। ये सब आभास झा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इनका जो कार्य है वो जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से ही रिलेटेड है। विश्व बैंक द्वारा इन्हें नियुक्ति की गई है। आभास झा एक इंडियन वर्जन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूडोल पहल किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कोविड-19 के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए है? संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ द्वारा एक सूची बनाई गई जिसमें पूरे विश्व में कोविड-19 के खिलाफ चलाई गई पहलों के शीर्ष 10 पहल को रखा गया। इस शीर्ष 10 पहल में मणिपुर की एक पहल है जिसका नाम खूडोल है, उसको भी शामिल किया गया। खूडोल पहल मणिपुर की राजधानी इम्फाल का एक एनजीओ है YAAL या आल द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किया जा रहा है। और खूडोल पहल जो कि मणिपुर का पहल है, मणिपुर की एक एनजीओ YAAL का पहल है, इसको शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में रखा गया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ऑन यूथ की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट का नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापानीज हैं, ये टेनिस का खेल खेलती हैं। इन्होंने 2018 में यूएस ओपन जीता है, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। नाओमी ओसाका प्रोडक्ट एंड गैम्बल और ऑन निप्पन एयरवेज ये दोनों वर्ल्ड लेवल के ब्रांड हैं और इनकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट एंड ग्लैम्बल, ऑन निप्पन एयरवेज ये दोनों वर्ल्ड लेवल के ब्रांड हैं और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है नाओमी ओसाका। फोर्ब्स का हेडक्वार्टर न्यू जर्सी यूएसए में है। इसके सीईओ जो हैं माइकल फेडरल हैं। तो महिला जो सबसे अधिक वेतन जिन्होंने हासिल किया है महिला एथलीट, उनकी सूची में नाओमी ओसाका एकदम टॉप पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड भारत ने सरकार के किस मंत्रालय के साथ अपनी तरह की पहली पहल MCOP1 नाम से डिजिटल मॉडल सम्मेलन की शुरुआत की? MCOP1 नाम से डिजिटल मॉडल सम्मेलन की शुरुआत की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। वर्ल्ड वाइड फंड इसका हेडक्वार्टर वैसे तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, लेकिन इसकी एक हेल्पिंग एजेंसी भारत में भी है जिसे को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड भारत। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एक पहल शुरुआत की गई जिसका नाम है MCOP1। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जो जैव विविधता है यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया गया, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के बारे में अभी ये तीसरा क्वेश्चन आज है
बायोडाइवर्सिटी जितनी ही ज़्यादा अर्थ पे होगी उतना ही ज़्यादा अर्थ का एनवायरनमेंट स्टेबल होगा। बायोडाइवर्सिटी उसको बोलते हैं कि जितने ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु धरती पर होंगे, धरती का जो इन्वायरमेंट है वो उतना ही अधिक स्टेबल होगा। इसी को जैव विविधता बोलते हैं। इसी के अवसर पर वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के साथ मिलकर एक डिजिटल मॉडल सम्मेलन शुरू किया। यह अपने आप में पहला सम्मेलन था इस तरह का। इसको MCOP1 नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी धारकों को प्रदान किए जाने वाली क्षतिपूर्ति की मौजूदा 85% से बढ़ाकर 85% से 90% तक बढ़ाने की सिफारिश की है। जो IRD, देखिए ये पूरा क्वेश्चन समझते हैं। IRDAI जो अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो भी पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनी बनाती हैं उसको ये अप्रूव्ड करती है। अगर IRDAI द्वारा इनकी पॉलिसी को अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा तो वो पॉलिसी वो इंश्योरेंस कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती है। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो IRDAI ने एक पैनल बनाया 9 सदस्यों का, जिसमें क्या होता है कि जब लोग ट्रेड करते हैं, जब व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य, तो वो अपने सामानों का इंश्योरेंस कराते हैं ताकि कोई घटना या दुर्घटना हो तो उस इंश्योरेंस के थ्रू वो अपने सामानों की कुछ पैसों की वापसी पा सकें। तो अभी तक इस इंश्योरेंस में इनको सामान की लागत का 85% तक मिलने का वो था कि मैक्सिमम कोई इंश्योरेंस कंपनी इनके सामान का 85% ही दे सकती थी। लेकिन एक 9 सदस्यीय पैनल बनाया गया जिसके जो है वो जिसके अध्यक्ष थे अतुल सहाय। इन्होंने एक सिफारिश की कि क्षतिपूर्ति का जो मौजूदा 85% राशि है इसको बढ़ा के 90% कर दिया जाए। इससे लोगों के मन में और भी जागरूकता बढ़ेगी कि हम अपने सामान का इंश्योरेंस करा के फिर ट्रेड करें तो इंश्योरेंस कंपनियों का जो फायदा है वो बढ़ेगा। इसी को देखते हुए इन्होंने 85% से बढ़ा के 90% की सिफारिश IRDAI से की है। और जबकि MSEs जो होते हैं, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस द्वारा इन्होंने कहा कि मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो ट्रेड है उसको 95% तक उसका अगर कोई नुकसान होता है ट्रेड के दौरान और उसने इंश्योरेंस कराया है तो उसके लागत का 95% तक वापस करने की भी सिफारिश इन्होंने की है। तो MSEs का जो है 95% और सारे व्यापार के लिए 90% तक की वापसी की सिफारिश की है अतुल सहाय की अध्यक्षता वाले 9 सदस्यीय पैनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत में दवा अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और शीघ्र बनाने के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इस समिति के अध्यक्ष हैं राजेश भूषण। ये क्या है? देखिए, कोई दवा जब बन जाती है तो उसे मार्केट में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमोदन लेना पड़ता है। जैसे कोविड-19 की दवा बनने के बाद ऐसा नहीं कि कोई कंपनी दवा बनाई तो उसने सीधे मार्केट में लॉन्च कर दिया। उसकी एक मतलब पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही वो मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो इसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया ताकि कोई कंपनी जो है जब वो दवा को बना ले तो वो मार्केट में जल्दी से जल्दी आ सके। क्योंकि अभी कोविड-19 के केस में क्या है कि जितना जल्दी दवा मार्केट में आएगी लोगों को उतनी ही जल्दी आराम और रिलैक्स फील होगा कि दवा मार्केट में आ गई तो लोग मेंटली स्ट्रांग भी हो जाएंगे। इन्हीं सब को देखते हुए क्या किया गया कि जो दवा अनुमोदन प्रक्रिया है इसको सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 11 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष थे आपके राजेश भूषण जी। हमारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर VG सोमानी। कंट्रोल ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन कार्य करता है। हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम IRSDC इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कंपनी है राइट्स, RITES। राइट्स और IRSDC, राइट्स और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम, ये दोनों ही भारतीय रेलवे की ही सहायक कंपनियां हैं। तो क्या हुआ कि राइट्स ने 24% हिस्सेदारी हासिल की है किसकी? भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम की। अभी कुछ दिन पहले ही एरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी है, इसने किसके साथ जो है समझौता किया? इसने समझौता किया रशियन रेलवे की सहायक कंपनी RZD इंटरनेशनल LCC से। इन्होंने आपसी समझौता किया कि हम दोनों आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे के रेलवे के विकास के लिए। तो भारतीय रेलवे विकास निगम लिमिटेड में 24% हिस्सेदारी को हासिल किया है राइट्स ने। राइट्स और IRSDC ये दोनों ही इंडियन रेलवे की सहायक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक यौगिकों का पता लगाने के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। IASST इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुवाहाटी, असम में। कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं? कोई ऐसा केमिकल जिसके अंदर कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है या जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं उनको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी खाद्य पदार्थ में कार्सिनोजेनिक केमिकल मिलावट कर दी जाती है लोगों द्वारा। तो उसी का पता लगाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का विकास किया है, जिससे यदि किसी खाद्य पदार्थ में कोई कार्सिनोजेनिक या म्यूटाजेनिक यौगिक मिला होगा या उसकी मिलावट खाद्य पदार्थों में की गई होगी तो उसका पता लगाया जा सकता है आसानी से। अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी क्योर्ड मीट, चीज़, लो फैट मिल्क में कार्सिनोजेनिक केमिकल पाया गया था। उसके मद्देनज़र ही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म का, जिससे कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक यौगिकों का पता लगाया जा सकेगा कि खाद्य पदार्थ में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं मिला है जिससे कैंसर उत्पन्न होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉलर आर्ट्रिज अडरिज जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है वो किस देश के हैं? फुटबॉलर आर्ट्रिज अडरिज ये हैं स्पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएल जॉन कपूर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? एसएल जॉन कपूर ये टेनिस के खिलाड़ी थे और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए टेनिस का खेल खेलते थे। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल के और 4 ग्रैंड स्लैम डबल के जीते हैं। तो एसएल जॉन कपूर ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। कछुआ और उनके आवास हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के मौसम विभाग की 7 सेवाओं को किस ऐप पर लॉन्च किया है? भारत के मौसम विभाग की 7 सेवाओं को लॉन्च किया गया है उमंग पर। ऐप का नाम क्या है? उमंग। इसमें करंट वेदर, नाउकास्ट, सिटी फोरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट, वार्निंग और साइक्लोन से रिलेटेड सारी जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी जिसका नाम उमंग है। और इसे विकसित किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियोज में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।